मुंबई माफिया की 6 दिहाइयों का लंबा और मुश्किल तरीन सफर। ये दास्तान एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसने बहादुरी, चालाकी और मजबूत आसाब की बुनियाद पर खुद को डॉन बनवाया। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। 1972 में इमरजेंसी उठने के फौरन बाद एक रोज अलस सुबह शॉप के बाहर एक बहुत बड़ा मजमा मौजूद था। बाहर खड़े लोग दबी दबी आवाजों में चेमेगोइयां कर रहे थे। शायद अंदर ही अंदर कोई अफवाह जन्म ले रही थी। लोग सरगोशियां कर रहे थे कि परसनाथ पांडे अपनी मौत मरा है, उसे कत्ल नहीं किया गया। उसके अपने अड्डे पर यह कैसे हो सकता था? किसमें दम था कि इतनी जुर्रत दिखा सके? दरअसल लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। चंद कदम आगे शॉप में पांडे की खून में लथपथ लाश पड़ी थी। पांडे की ताकत के निशानात इस कमरे में जा बजा बिखरे पड़े थे, लेकिन पांडे की ताकत अब उसके खून में बह चुकी थी। इस वाक़े का जिम्मेदार आखिर कौन हो सकता है? यही एक सवाल सबके जहनों पर सवार था। पांडे की जुए की मेज 2 हिस्सों में मुनक़सिम थी। पांडे की ताकत की आखिरी अलामत को सबोटाज कर दिया गया था। ये वही टेबल थी जिस पर कई खानदानों की तबाही और कत्ल के मंसूबे बनाए गए थे, जहां कई मुस्तकबिल तारीकी में डूबे थे। हर शख्स पांडे की ताकत और असर रसूख से वाकिफ था। हर जहन में एक ही बात थी कि अगर पांडे किसी के तशद्दुद का निशाना बना है तो लाजिमन वो शख्स पांडे से बड़ी कोई तोप चीज होगा। लेकिन कौन? बम्बई माफिया की तारीख ऐसे लड़कों की तारीख से भरी पड़ी है जिन्होंने हर चैलेंज को कबूल किया और हर खतरा मोल लिया। ये वो लड़के थे जो अपने वक्तों के बड़े डॉन बने। बम्बई माफिया की तारीख में ये कोई नई बात न थी कि कल के किसी लड़के ने उठकर अपने वक्त के किसी बड़े बदमाश या डॉन का किस्सा तमाम किया और खुद उसके मनसब पर बराजमान हो गया। पांडे का हाल भी कुछ मुख्तलिफ न हुआ। उसकी मौत से चंद माह कबल की बात है कि मुंबई सीमेंट चावल बाइकोलर में, जो कि पांडे के धंधे का इलाका था, चंद नए हीरो पैदा हुए थे। बाइकोला की तंग गलियों ने 3 लड़कों की मुसल्लस को तकवियत पकड़ते देखा। इनमें कुंदन दुबे, परसनाथ पांडे और मोहन सरमलकार शामिल थे। मजमूई तौर पर उन्हें बाइकोलर कंपनी कहकर पुकारा जाने लगा। भत्ताखोरी, कत्ल गारत या जुए के अड्डे चलाने जैसा कोई भी मामला हो, इसी बाइकोलर कंपनी का नाम सामने आता। बाइकोलर की गलियों में ऐसे वाकयात की कोई कमी न थी, लेकिन इन तीनों ने बड़ी शोहरत हासिल की। जल्द ही महाराष्ट्र से रामा नायक नामी एक शख्स ने ऐसे ही ख्वाब देखना शुरू कर दिए। उसने शुमाली भारत में मटका और शराब के कारोबार में एक खास गिरोह की इजारादारी के बावजूद इस कारोबार की जानिब हाथ बढ़ाए। रामा ने अपने जाती मटका हाउस की बुनियाद रखी। इस बात पर इलाके में कशीदगी बढ़ गई। दुबे और पांडे के मटका हाउस थे, जबकि सरमलकार शराब के कारोबार में मुलव्विस था और उसके अलावा लोगों से हफ्ता लिया करता था। लोगों में अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि इस ब्रिज पर होने वाले कत्ल में वही मुलव्विस हैं। रामा नायक भी इस बिजनेस में अपनी धाक बिठाना चाहता था। दुबे से नायक को बहुत से फवायद हासिल करने थे। कुंदन दुबे ने ओमाकांत नायक को कत्ल कर दिया था क्योंकि उसका एक भाई अरविंद दुबे की बहन पुष्पा से प्यार करता था। मटका के कारोबार में पांडे को बेताज बादशाह माना जाता। एक सल्तनत में 2 बादशाह नहीं हो सकते, एक न्याम में 2 तलवारें नहीं रह सकती। इसलिए नायक के लिए जरूरी था कि पांडे को रास्ते से हटाए। लेकिन नायक अकेले ही इतना बड़ा काम नहीं करना चाहता था। 2 और लोग भी थे, यानी बाबू एटम और अरुण गुलाब आहिर उर्फ अरुण गावली। अरुण गावली वही शख्स था जिसने आगे चलकर दाऊद इब्राहिम के लिए एक बड़ा चैलेंज बनना था। अरुण गावली स्कूल के जमाने में रामा नायक का सीनियर हुआ करता था। ये दोनों बाइकोलर के म्युनिसिपल स्कूल बकरी अड्डा जाया करते थे। अलबत्ता रामा ने 7वीं जमात के बाद ही स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन उन दोनों की दोस्ती कायम रही। गो के गावली उम्र में बड़ा था, लेकिन हमेशा ऐसा ही होता कि रामा नायक उससे अपनी बात मनवा कर रहता। गावली नायक पर भरोसा किया करता था और उसके फैसलों की कदर किया करता था। गालिबन गावली के मुकाबले में नायक में फैसला करने की कुव्वत ज्यादा थी, इसलिए नायक गावली पर छाया रहता। अरुण का खानदानी पस मंजर भी कुछ खास न था। लगता है उसे जमाने की कुछ खास हवा न लगी थी। गावली खानदान मध्य प्रदेश के इलाके खांडवा से था। खानदानी पेशे के एतबार से ये लोग गडरिये थे। गडरियों को ही गावली कहा जाता है, इसीलिए गावली उनका खानदानी नाम भी था। उसकी 2 बहनें और 4 भाई थे। उसका वालिद एक मिल में काम किया करता था, जबकि उसकी माँ भी एक मिल में बतौर वर्कर काम कर रही थी। इसीलिए फारिग होकर उसे भी मिल में ही काम करना पड़ा। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 20 बरस थी। उसके पास कोई खास हुनर न था। बाद में मुख्तलिफ मिलों में डाई कास्टिंग डिपार्टमेंट में काम करता रहा। दर हकीकत इसी नौकरी के दौरान उसने पहली मर्तबा खून का मजा चखा। उसने यहाँ शिव सेना यूनियन के कारिंदे बाला मापनकार को हराया। बाद वो किंजर मर्ग में वाक़ कंपनी में चला गया। यही वो जगह है जहां उसने रामा नायक और बाबलीद सावंत के साथ वक्त गुजारना शुरू किया, और यही वो वक्त है जब सादा शिव पाले उर्फ सादा मामा से उसकी मुठभेड़ हुई, जो कि बाद में गावली गैंग का दूसरे नंबर पर करता धरता बना। बाबू रेशम माजगांव डॉक्स के कैंटीन वर्करों का लीडर था। ये उसी इलाके में रहता था जहां से रामा और गावली ऑपरेट किया करते थे, और यहीं से उनकी जानिब बढ़ा।
बाइकोलर में छोटे छोटे टोलों की कार्रवाइयों और झगड़ों की वजह से उन दोनों की भी आपस में लड़ाइयां होती रहीं, लेकिन इमरजेंसी नाफिज होने के बाद उन दोनों की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। 1975 में रामा नायक को मेसा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उसकी मुलाकात वरदराजन से हुई। उसकी इतनी जुर्रत थी कि 2 ही मुलाकातों में वरदराजन को मिलकर काम करने की पेशकश कर डाली। वरदराजन से कहने लगा, भाई कोई काम हो तो बोलो। दूसरी जानिब वरदराजन भी उस लड़के की जुर्रत और हिम्मत से मुतासिर था। कद कामत के लिहाज से नायक में कोई खास बात न थी, लेकिन अपनी बातों के अंदाज से बड़े बड़ों को कायल कर लिया करता। उसकी आंखों को देखकर तो ऐसा लगता था कि उसको दिया गया कोई भी काम मुकम्मल न हो पाएगा। वरदराजन रामा, अरुण और बाबू की सबके सामने तारीफें करने लगा। इस तरह रामा नायक की सरकर्दगी में ये ग्रोह पनपने लगा। एक वक्त ऐसा भी आया कि रामा नायक, अरुण गावली और बाबू रेशम को पांडे का कत्ल एक दूसरे के बहुत करीब ले आया। बहुत से मटका हाउस यानी जुआ हाउस को बंद करवाने के बाद उन्होंने मटका और शराब के कारोबार की कमर तोड़ डाली। ये एक ऐसा काम था जो कि रियासती ताकत के साथ अब तक पुलिस भी न कर सकी थी। पांडे के कत्ल के बाद गावली को NSA कानून के तहत धर लिया गया, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि चंद माह की हिरासत के बाद उसे रिहा कर दिया गया। ये बहुत अजीब वक्त था। बड़े बड़े जेल में सड़ रहे थे और दूसरी जानिब इस मकामी गुंडे को चंद माह में ही आजाद छोड़ दिया गया। बाइकोलर के लोग सोचने पर मजबूर थे कि उसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर थी। हर शख्स यही सोच रहा था कि बतौर डॉन वो इतना ताकतवर था कि पुलिस उसे रोक न सकी थी। गावली को मालूम था कि उसकी रिहाई के पीछे उसका अपना कोई कमाल न था। वो जैसे ही वापस आया उसने ऊंचा सा मीनार बनाया और उस पर एक बोर्ड चिस्पा कर दिया। उस बोर्ड पर BRA लिखा था। B का हर्फ बाबू रेशम, R का हर्फ रामा नायक और A का हर्फ अरुण गावली के लिए था। जेल से वापस आने के बाद उसकी ताकत और असर रसूख में कई गुना इजाफा हो चुका था। उसने सोचा कि अब उसे किसी मुनासिब लड़की को तलाश करके शादी कर लेनी चाहिए जो कि उसके घर को संभाल सके। बिलाखिर जुबैदा की सूरत में उसे एक ऐसी लड़की मुयस्सर आ गई। जुबैदा भी गावली के इलाके में ही रहा करती थी। उसका खानदान पुणे के वद गांव से ताल्लुक रखता था। जुबैदा की शादी एक मुस्लिम घराने में पहले ही तय पा चुकी थी, लेकिन जब अरुण गावली ने जुबैदा का हाथ मांगा तो पैसे और खौफ के सबब उसके घर वाले इनकार न कर सके। ताहम रामा नायक और बाबू रेशम ने उस रिश्ते को मजहबी बुनियादों पर पसंद न किया। दूसरी तरफ करीम लाला और जंगेज खान अच्छे दोस्त थे। लाला पेशावर से आए थे, जबकि जंगेज खान एक अफगान था जो कि सवात से आया था। लाला ने जनूबी बंबई में उस वक्त अपनी धाक बिठा ली थी और इस तरह से बहुत पैसा कमाया था। बादज़ां हाजी मस्तान जैसे स्मगलर से दोस्ती ने न सिर्फ लाला की दौलत बल्कि असर रसूख को भी 4 चांद लगा दिए थे। ये 1970 की दिहाई के अवाइल का वक्त था। इस इत्तेहाद से करीम लाला और पठान ग्रुप का असर रसूख बढ़ता चला गया था। उन लोगों ने अपने आबाओ अजदाद की बहादुरी और जुर्रत के किस्से सुन रखे थे कि किस तरह उनके बड़े जो कि जंगजू कबाइल से ताल्लुक रखते थे गैरत की खातिर किसी भी हद तक चले जाते थे, यहाँ तक के वक्त के बादशाह से भी उलझ पड़ते। माजी के इन शानदार किस्सों ने उन लोगों को शहरी कवानीन से बेनियाज कर दिया था। वो किसी कानून को खातिर में न लाते। दादागिरी करना, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस होना, किराए के मकान खाली करवाना, दुकानों में तोड़फोड़ और लोगों की हड्डियां तोड़ना उन लोगों का रोजमर्रा का मामूल बन चुका था। पठानों का ये गिरोह शहर में अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर चुका था कि महकमा पुलिस को कोई तरकीब न सूझती कि उनका जोर कैसे तोड़ा जाए। फसाद करवाना हो या किसी फसाद का तस्फिया, इनका अमल दखल जरूरी था। हाजी मस्तान और उसके तवील अरसे के साथ ही यूसुफ पटेल के माबैन एक तनाजा था। बिलाखिर हाजी मस्तान ने उसे सबक सिखाने की ठान ली और लाला ग्रुप या खान ग्रुप को उसकी सुपारी दे दी। सुपारी का मतलब किसी को कत्ल करवाने के लिए पैसे देना था। सुपारी की इस्तिलाह बादशाहों और जंगजुओं की कदीम कहानियों से मशहूर हुई। हिंदी जबान में सुपारी छालिया को कहते हैं। एक लोक विरसा कहानी के मुताबिक माहिम का बादशाह भीम, जो कि अपने माहिम कबीले का सरदार भी था, किसी भी शख्स को कोई मुश्किल काम देने का फैसला करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया करता था। वो अपने माहिम कले में आम दरबार लगाया करता जिसमें बड़े पैमाने पर पंडाल खड़े कर दिए जाते। मुंतखब शुदा जंगजुओं और बहादुरों को शाही दावत में मदऊ किया जाता। जब ज़ियाफत खत्म हो जाती और मेहमान खूब सेर होकर खाना खा लेते तो एक बहुत बड़ा थाल मेहमानों के दरमियान रख दिया जाता। वो थाल छालिया, सुपारी और इस तरह की दीगर चीजों से भरा होता। उसके बाद कमांडर इन चीफ बादशाह की जानिब से ऐलान पढ़ते हुए उन सूरमाओं के सामने एक चैलेंज रख देता। इस रिवायत के मुताबिक जो शख्स भी चैलेंज कबूल कर लेता वो खड़ा होकर थाल से पान का पत्ता और छालिया उठा लेता। इस अमल को सुपारी कबूल करना कहा जाता था और इसी को बीड़ा उठाना भी कहा जाता है। उसके बाद कमांडर इन चीफ हाथ में सुरमे की बोतल लिए आगे बढ़ता और उस बहादुर की आंखों में सुरमे की सिलाई फेर देता। इस अमल के बाद वो शख्स सूरमा कहलाता था। माहिम के बादशाह को इस जहान फानी से कूच किए जमाना बीत गया और माहिम का कला खंडरात में तब्दील हो गया, लेकिन सुपारी कबूल करने की ये रस्म बम्बई की गलियों में जिंदा और जावेदा थी।
इसी रस्म को दुआम बख्शने वाली बम्बई माफिया थी। अब इस सुपारी का मतलब ये था कि जिस शख्स के साथ डील हुई है वो आपका काम लाजिमन करेगा। बम्बई माफिया में सबसे बड़ी सुपारी जो कबूल की गई वो यूसुफ पटेल की सुपारी थी, जो कि हाजी मस्तान ने 1969 में दी थी। इस सुपारी की रकम 10,000 रुपए थी, जो कि उस जमाने की होशरुबा रकम थी। ये रकम 2 पठानों को दी गई थी। उन पठानों ने छुपकर वार न करने की पश्तून रिवायत को कायम रखते हुए इस काम के लिए मीनारा मस्जिद का मकाम मुंतखब किया, जहां बेतहाशा रश रहता है। बिलखुसूस रमजानुल मुबारक के महीने में तो इस जगह की गहमा गहमी काबिल दीद हुआ करती है। उमूमन रमजान के महीने में तशद्दुद और खून खराबे से बचने की कोशिश की जाती है, लेकिन उन लोगों ने सुपारी कबूल कर ली थी। मीनारा मस्जिद के रिहायशियों को 22 नवंबर 1969 की रात आज तक न भूली होगी, जब ये हैबतनाक वाकया रूनुमा हुआ। ये वाकया आधी रात के बाद शुरू हुआ और 23 नवंबर की अलग सुबह जारी रहा। मीनारा मस्जिद के इर्द गिर्द मेमन आबादी है। इस इलाके में खाते पीते लोग रहते हैं और सरे शाम यहाँ के बाजारों बिलखुसूस खाने पीने की दुकानों पर रश नजर आता है। हर वक्त एक मेले का सा समा नजर आता है। यहाँ वहाँ लोगों का मजमा गपशप में मसरूफ नजर आता। मस्जिद के करीब ही किसी कोने में पटेल की बैठक भी लगा करती थी, जिसके इर्द गिर्द उसके कारिंदों और बॉडीगार्ड्स का पहरा रहता। 2 पठान सफेद लिबास में मलबूस मंजर आम पर जाहिर हुए। उनकी नजरें गोया किसी को तलाश कर रही थी। उन्होंने छोटे से मजमे में घिरे हुए यूसुफ पटेल की निशानदही की और उसे बाद में ठिकाने लगाने का फैसला करके वहां से चल दिए। इसी दौरान पटेल के एक बॉडीगार्ड ने उनकी मशकूक हरकत को भांप लिया। उन दोनों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि उन पर कोई शक न होने पाए, लेकिन जिस अंदाज से वो पटेल को देख रहे थे उसने बॉडीगार्ड को शक में डाल दिया था। बॉडीगार्ड ने पटेल के कान में सरगोशी की। पटेल ने सर हिलाया और अपने गार्ड से कहा कि बैठक खत्म होते ही वो वहां से निकलता है, लेकिन शायद अब पटेल के पास वक्त न था। चंद ही लम्हात में दोनों पठान अपनी विलायती पिस्तौलों के साथ हमलावर हुए और फायर खोल दिया। बॉडीगार्ड जो कि पहले ही मोहतात खड़ा था, पटेल के सामने हो गया और हैरत ज़दा पटेल को जमीन पर धक्का दे दिया। बाकी लोग भी हमलावरों की जानिब बढ़े। थोड़ी ही देर कबल जहां एक मेले का समा था, अब वहां मैदान जंग लगा हुआ था। हमलावरों ने सोचा कि पटेल मर चुका होगा, क्योंकि उन्होंने पटेल का खून बहते देखा था। इसलिए अब उन्होंने राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ पटेल के वफादारों ने हमलावरों को चारों जानिब से घेर लिया। यूसुफ पटेल की शोहरत इलाके में अच्छी थी, इसलिए लोगों का मजमा हमलावरों के गिर्द इकट्ठा हो चुका था। दोनों ने फायर खोल दिया, लेकिन लोग अपनी जगह से न हिले और बिलाखिर उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पटेल को 2 गोलियां लगी थीं, लेकिन खुशकिस्मती से दोनों गोलियां उसके बाजू पर लगी। ताहम उसके सामने आने वाले बॉडीगार्ड की मौत वाक़ हो गई। इस वाक़े के फौरन बाद क्राइम ब्रांच ने हाजी मस्तान, करीम लाला और दीगर 11 अफराद को हिरासत में ले लिया। बम्बई पुलिस इसी बात पर गौर फिक्र कर रही थी कि बम्बई में मौजूद पठान ग्रुप पर किस तरह काबू पाया जाए कि उसी दौरान स्पेशल ब्रांच, जो कि पठान ब्रांच कहलाती है, उसको इत्तला मिली कि अयूब लाला को शहर में देखा गया है। स्पेशल ब्रांच बम्बई पुलिस की इंटेलिजेंस है। इसकी बुनियाद विक्टोरिया दौर में रखी गई थी। ब्रिटिश पुलिस ने स्पेशल ब्रांच को हिंदुस्तानी पुलिस से बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया था। बरतानवी पुलिस परहेज इलाज से बेहतर है पर यकीन रखती थी। अलबत्ता भारतीय पुलिस के लिए क्राइम ब्रांच की ज्यादा अहमियत थी। जुर्म की रोकथाम के लिए मौसर इंटेलिजेंस रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अलबत्ता अब तक बम्बई पुलिस में क्राइम ब्रांच को महज क्लर्कों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। इसका नाम महज बैरून मुल्क से आने वाले अफराद का रिकॉर्ड रखना और बम्बई में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले अफराद पर नजर रखना था। बम्बई पुलिस का बाला अब तक अयूब लाला जैसे शातिर और चालाक इंसान से न पड़ा था। अयूब लाला के लिए मशहूर था कि किसी छोटी सी बात पर भी अगर उसे गुस्सा आ जाए तो हंगामा खड़ा कर दिया करता था, और ये हंगामा किसी की जान भी ले सकता था। एक मर्तबा सिर्फ पागल पठान कहने पर उसने एक बंदे को चीर फाड़ कर रख दिया। वो जब कभी नमूदार होता, पुलिस को यकीन होता कि कोई न कोई गड़बड़ जरूर होगी। दरअसल उसे करीम लाला ने बुलवाया था, जिसने ये फैसला कर लिया था कि अब बम्बई शहर में स्मगलरों के माबैन जंगी सूरत हाल को खत्म किया जाए। ये जंग दरअसल हाजी मस्तान और पटेल के माबैन थी। स्मगलर न सिर्फ जंग का खात्मा चाहते थे, बल्कि इसके लिए एक दूसरे के रास्ते से ऐसे अफराद को भी हटाना चाहते थे जो कि कबाब में हड्डी थे। उन दिनों हर सहाफी माफिया के खिलाफ लिखने की जरूरत नहीं कर सकता था। अलबत्ता MP अय्यर ने, जो कि एक मंजा हुआ सहाफी था, अपनी तहरीरों के जरिए इन स्मगलरों की जिंदगी अजीरन बना रखी थी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में उसके आर्टिकल हमेशा जराइम की दुनिया की पोलें खोल दिया करते थे। अय्यर हाजी मस्तान, करीम लाला और यूसुफ पटेल जैसे लोगों को भी न बख्शता था। बिलाखिर सबने मिलकर इस सहाफी को रास्ते से हटाने की ठान ली। इस रिपोर्टर की सुपारी अयूब लाला को दी गई। अय्यर अपनी सफेद रंग की एम्बेसडर कार चलाया करता था। वो टैक्सी में बैठने से खायफ रहता। अगर उसकी गाड़ी मसला भी करती तो तब भी टैक्सी में जाने से गुरेज करता। अयूब लाला ने अय्यर की हरकत सकनात पर नजर रखने के लिए एक बंदा लगा दिया। अयूब लाला के कारिंदे ने रिपोर्ट दी कि अय्यर पूना जाने का प्रोग्राम बना रहा है।
इम्कान यही था कि वो अपनी कार में बजरिया सड़क सफर करेगा। जिस दिन अय्यर ने सफर का आगाज करना था उसी दिन अयूब ने एक मैकेनिक को टास्क दिया कि गाड़ी में ऐसी खराबी पैदा कर दे कि थोड़ी देर बाद गाड़ी काबू से बाहर हो जाए। इस तरह बम्बई पूना हाईवे पर गाड़ी एक खतरनाक हादसे का शिकार हो सकती थी। इन तमाम बातों से नाआशना अय्यर अयूब लाला के इस जाल में आ फंसा। पनवेल के मकाम पर पहुंचकर जब उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई तो रफ्तार बढ़ती ही चली गई और गाड़ी बेकाबू हो गई। अय्यर की गाड़ी एक दरख्त से जा टकराई और सर पर शदीद चोटें आने की वजह से मौके पर उसकी मौत वाक़ हो गई। 1970 में अय्यर वो पहला सहाफी था जो बम्बई माफिया की जानिब से चुप करवा दिया गया। उसकी मौत के 41 साल बाद दिन की रोशनी में पुआई के मकाम पर बम्बई माफिया ने छोटा राजन के जरिए मारूफ क्राइम रिपोर्टर ज्योतिर मोहिते को हमेशा हमेशा के लिए खामोश करवा दिया। बम्बई पुलिस को वाक़े की हवा तक न लगी और बाद में पुलिस अपनी रिवायती कागजी कार्रवाई में मसरूफ हो गई। उन्हें अंदाजा था कि शहर में पठान ग्रुप अब काबू से बाहर होता जा रहा है। उस वक्त तक पता नहीं क्यों और कैसे बम्बई पुलिस को हिंदी फिल्मों में इंतहाई नाअहल महकमे के तौर पर पेश किया जाने लगा। इन फिल्मों में इस किस्म के मंजर आम थे कि जुर्म होने के बाद पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच रही है। जब हीरो अपना काम कर चुका तो पुलिस मुजरिमों को सिर्फ हथकड़ी लगाने पहुंचती है या फिर मुजरिम फरार हो जाते हैं और पुलिस कागजी कार्रवाई में मसरूफ हो जाती है। पठान ग्रुप को काबू करने की कोई तरकीब हुक्काम को न सूझ रही थी और बॉलीवुड से ये सदा अब जबान ज़द-ए-आम हो चुकी थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।